गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इवेंट मैनेजमेंट की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर म्यूजिकल इवेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि किसी भी आयोजन में जो म्यूजिकल गुड मॉर्निंग जो म्यूजिकल इवेंट्स होते हैं उनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को देखेंगे कि किसी भी इवेंट्स के आयोजन के दौरान यदि म्यूजिकल इवेंट्स इन्वॉल्व हैं तो कौन कौन से ऐसे लाइसेंस हमें रिक्वायर्ड हैं जिन्हें लेना आवश्यक होता है। अमित स्क्रीन आ गई? अमित सर स्क्रीन नहीं सर आ रही। अभी आ गई? अब आ गई। ओके। यस सर। तो देखिए, लाइसेंस एंड परमिशन फॉर ए म्यूजिकल इवेंट in India. Organizing a musical events is as though as rowing a boat through the deep waters in an ocean. भारत के में किसी भी प्रकार के संगीत कार्यक्रम के लिए लाइसेंस प्राप्त करना तथा उस कार्यक्रम को रन करने के लिए अनुमति लेना या उस कार्यक्रम का आयोजन कराना उतना ही कठिन है जितना कि एक गहरे समुद्र के पानी में नाव के माध्यम से पार करने की कोशिश करना। मीन्स भारत में म्यूजिकल इवेंट्स या किसी भी इस टाइप्स के आयोजन के लिए लाइसेंस तथा परमिशन इतना आसानी से नहीं प्राप्त की जा सकती है, जिसकी उसने तुलना समुद्र में गहरे पानी के माध्यम से नाव को रोइंग करना है। मतलब समुद्र में संभव नहीं है नाव के द्वारा रोइंग करना, लेकिन इसी से कि भारत में इतनी कठिनता है किसी भी म्यूजिकल इवेंट्स के लिए लाइसेंस प्राप्त करना। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो यह इतना आसान कार्य नहीं है जितना सोचा जा रहा है। परमिशन फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन इंडिया। भारत में किसी भी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा परमिशन लेना आवश्यक होता है। इफ द कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग ए म्यूजिकल इवेंट्स, the company should have
issued all the required license and permission to avoid any legal conflict. यदि कोई कंपनी किसी म्यूजिकल इवेंट्स का आयोजन करती है या आयोजन करने के बारे में सोच रही है, तो कंपनी इस बात का ख्याल रखती है कि जितने भी रिक्वायर्ड लाइसेंस है, लोकल अथॉरिटी से परमिशन है, उन्हें पहले से वो अपने पास ले लेती है, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न ना हो। लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर म्यूजिकल इवेंट्स। किसी भी म्यूजिकल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए हमें जिन जिन लाइसेंसों की आवश्यकता होती है वे निम्न है। पहला है पीपीएल, शार्ट में इसको बोलते हैं पीपीएल, मीन्स फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लाइसेंस। ठीक है। दूसरा है आईपीआर, इसको शार्ट में बोलते हैं आईपीआरएल, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड लाइसेंस। तीसरा है एक्साइज लाइसेंस। चौथा है लाउड स्पीकर लाइसेंस। पांचवा है इंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये 5 प्रकार के लाइसेंस हमें किसी भी म्यूजिकल इवेंट्स को आयोजित करने के दौरान रखने पड़ेंगे। आइए अब हम इन 5 को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहला है इवेंट लाइसेंस। इवेंट लाइसेंस में क्या है? डिस्क्वाथुक, लॉज बार्स, डांस फ्लोर ETC। मतलब हमें जो लॉज है उसमें बार्स के लिए, डांस फ्लोर्स के लिए, डिस्क्वाथुक के लिए ये लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा 30A इवेंट्स लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। काहे के लिए? विथ स्पॉन्सर्स, टिकट्स, टाइटल स्पॉन्सर्स। मींस जो भी म्यूजिकल इवेंट्स होगा उसको जो स्पॉन्सर्स आप लेंगे तो उसके लिए स्पॉन्सर्स का मतलब होता है जो आपकी मदद करेगा उस प्रोग्राम को। टिकट, आप यदि टिकट रखते हैं और यदि आप टाइटल स्पॉन्सर्स रखते हैं तो आपके पास 33A लाइसेंस होना आवश्यक है। तीसरा है 30B इवेंट लाइसेंस। ये बिना स्पॉन्सर्स के है और बिना टिकट्स के। ठीक है, इसका लाइसेंस हो नहीं, सॉरी, विदाउट स्पॉन्सर्स विद टिकट। टिकट रहेगी लेकिन स्पॉन्सर्स नहीं रहेगी। यदि आपके पास 33C इवेंट्स का लाइसेंस है तो वेयर द एंटायर रेवेन्यू गोज टू द रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल इंस्ट्रक्शंस। मतलब यदि आप 33C लाइसेंस के साथ किसी इवेंट्स का आयोजन कर रहे हैं, मींस जो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसा आपके पास आएगा वो पूरा का पूरा पैसा किसी चैरिटेबल
ट्रस्ट के अंतर्गत चला जाएगा, जो रिकॉग्नाइज, पहले से आप बताएंगे इस चैरिटेबल ट्रस्ट में हम पैसा अपना देंगे। नेक्स्ट है 33D टाइप का लाइसेंस, बर्थडे एंड अदर फंक्शन इन कॉमर्शियल परमासाइज वेयर डीजे मीन्स एक ऐसा फंक्शन, बर्थडे फंक्शन जो कॉमर्शियल होगा, ठीक, कॉमर्शियल होगा, उसकी परमिशन आपके पास है, और जहां पर डीजे का यूज होगा उसके लिए आपके पास 33D इवेंट्स टाइप का लाइसेंस होना चाहिए। छठवां है 33E इवेंट्स, मतलब यदि कोई कॉलेज में आयोजन होना है, ये फेस्टिवल्स के साथ इवेंट्स आयोजित किए जाना, उसके लिए आपके पास 33E इवेंट्स का लाइसेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है 33F प्रोडक्ट अथवा ब्रांड लॉन्चेस, किसी कंपनी का यदि प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, उसे वो कंपनी लॉन्च करना चाहती है या कोई ब्रांड लॉन्च किया जा रहा है, उसके लिए आपके पास 33F टाइप का लाइसेंस होना चाहिए। 33G रोड शो, यदि आप कोई रोड शो करना चाहते हैं तो आपके पास जो लाइसेंस होगा वो 33G का लाइसेंस होगा। 33H ये स्पोर्ट इवेंट्स के लिए आपके पास लाइसेंस 33H होना चाहिए। 33I यदि कोई फैशन शो आप आयोजित करना चाहते हैं तो उस फैशन शो के लिए आपके पास 33I टाइप का लाइसेंस होना चाहिए। अब फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड अर्थात PPL, इट इज ए लाइसेंस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स। ये जो लाइसेंस होता है, जो पब्लिक सार्वजनिक प्रदर्शन होते हैं रिकॉर्डिंग गानों के द्वारा, उसके लाइसेंस के लिए हम लोग PPL कहते हैं। इट अलाउड टू यूज अदर आर्टिस्ट म्यूजिकल क्रिएशन विथ फुल फ्रीडम, यह पूरी स्वतंत्रता के साथ दूसरे कलाकारों की संगीत रचना का उपयोग कर सकते हैं। मीन्स क्योंकि गाना किसी और ने गाया है, जब आप रिकॉर्डिंग बजाएंगे और उसमें परफॉर्मेंस करेंगे, यदि उसको ऑब्जेक्शन हो गया तो फिर आपके इवेंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए PPL लाइसेंस आपके पास होना आवश्यक है। Playing music in public music license as a business, it allowed to play recorded music in public such as shop, restaurant, gym, community building, non-profit organization or any dance classes will need top have PPL license। यदि हम सार्वजनिक रूप से संगीत को बजाते हैं तो ये लाइसेंस एक व्यावसायिक लाइसेंस के रूप में होता है, जिसमें संगीत का बजाना, जो संगीत दुकान, रेस्तरां, जिम, सामुदायिक भवन, गैर लाभकारी संगठन या किसी भी नृत्य वर्गों जैसे सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड किए गए संगीत चलाने की अनुमति आपको प्रदान करता है। मीन्स अगर देखा जाए तो ये जो PPL लाइसेंस है, तो ये PPL लाइसेंस आप किसी भी प्रकार से संगीत का प्रयोग करते हैं तो आपके ऊपर दुरुपयोग का उसका टैग नहीं लग सकता है, क्योंकि आपके पास PPL अर्थात फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लाइसेंस अवेलेबल है। One exception is that any hotel having less than 25 rooms are not allowed। लेकिन इसमें एक है, यदि ये जिस होटल्स में यूज किया जाएगा उसमें 25 से कम कमरे वाले होटल में इसकी अनुमति नहीं हो। There is no statutory definition for playing in public. It is called as public performance। सार्वजनिक रूप से जो भी इसको
प्ले करेगा, उसके लिए ऐसी कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है, इसे सार्वजनिक प्रदर्शन कहा जाता है। कॉपीराइट एक्ट 1957, जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, लाइसेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु प्ले प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक इन द फॉर्म ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, म्यूजिक कैसेट्स और सीडी और रेडियो और टीवी और ऑडियो विजुअल etc। 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत लाइसेंस उन सभी के लिए अनिवार्य है जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाते हैं, संगीत कैसेट अथवा सीडी, रेडियो, टीवी या ऑडियो विजुअल आदि के रूप में पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत को बजाते हैं। उनके लिए इस पीपीएल लाइसेंस की सख्त आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आईपीआरएस लाइसेंस। इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड लाइसेंस is a license for playing or performing non-recorded music in public. IPR लाइसेंस, जो इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड लाइसेंस सार्वजनिक रूप से गैर रिकॉर्ड किए गए संगीत को चलाने या उसे प्रदर्शन करने का लाइसेंस प्रदान करता है। A license for the artists if a popular artist is performing live in India, then event will require a IPRS license. यह उन कलाकारों के लिए लाइसेंस है यदि कोई एक लोकप्रिय कलाकार भारत में लाइव प्रदर्शन कर रहा है तो इस आयोजन के लिए आईपीआरएस लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इससे बाहर की कोई सेलिब्रिटी आती है, लाइव परफॉर्मेंस, ऑर्केस्ट्रा में लाइव परफॉर्मेंस होता है ना, तो उसके लिए इस आईपीआरएस लाइसेंस की आवश्यकता होती है। Also the artist need to be a registered member of IPR, और साथ ही उस आर्टिस्ट का आईपीआरएस मेंबर होना, रजिस्टर्ड मेंबर होना आवश्यक है। IPR issues license to the music license to the music user. IPRS संगीत जो उपयोगकर्ता को संगीत लाइसेंस के लिए लाइसेंस जारी करता है। It collect royalties for the artist on behalf of its registered member and distribute to the music owner. और यह अपने पंजीकृत सदस्यों, रजिस्टर्ड मेंबरों की ओर से उस कलाकार को रॉयल्टी वसूल कर प्रदान करता है जो जिसने उस गाने या उस म्यूजिक को कंपोज या गाया या बनाया है। नेक्स्ट है एक्साइज लाइसेंस। एक्साइज लाइसेंस इज ए टैक्स लिव्ड फॉर द सेल और सप्लाई ऑफ अल्कोहल। जो एक्साइज लाइसेंस होता है वो दारू को बेचने अथवा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर नीड टू प्रोक्यूर एक्साइज परमिशन टू सर्व अल्कोहल इन लाइव और रिकॉर्डेड म्यूजिक इवेंट्स इन इंडिया। क्योंकि भारत में जो लाइव परफॉर्मेंस होती हैं या रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस होती हैं उनमें शराब को सर्व करने की परमिशन विदाउट परमिशन आप शराब को सर्व नहीं कर सकते हैं। तो शराब को सर्व करने के लिए आपको एक्साइज लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। For hosting a musical events with liquor service inside and outside the premises, one needs to have an excise license. If the event takes place at an alcohol unlicensed premise, then the organizer need not prosecute a license. परिसर के अंदर और बाहर शराब सर्विस के साथ एक संगीत कार्यक्रम की मेजबानी के लिए किसी को उत्पाद शुल्क लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि इवेंट के दौरान शराब के लाइसेंस वाले परिसर में होती है तो आयोजक को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो कानूनी दायरे के अंतर्गत आ सकता है। नेक्स्ट है LDA, लीगल ड्रिंकिंग एज। द पीपुल अटेंडिंग द इवेंट्स are of LDA must be checked, verified and confirmed.
आपके इवेंट्स में ऐसे लोग जो उस इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें चेक करें, वेरीफाई करें एंड उन्हें कंफर्म करें, क्योंकि अल्कोहल को पीने के लिए एक लीगल एलडीए, लीगल ड्रिंकिंग एज की आवश्यकता पड़ती है, जो कि भारत में 18 साल से ऊपर वालों के लिए अलाउ है। लाउड स्पीकर लाइसेंस, any public events held in any public or private venue requires loudspeaker license। किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में आयोजित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउड स्पीकर लाइसेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्यक्रम बिना लाउड स्पीकर के नहीं हो सकते हैं। तो चूंकि यह एक संगीत का कार्यक्रम है, इसलिए इसमें लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, और इस लाउड स्पीकर की लाइसेंस की अनुमति स्थानीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके दायरे में वो स्थल आता है। अधिकारी घटना की प्रकृति के आधार पर बोलने वालों के आकार और संख्या को सीमित कर सकते हैं। मीन्स जब आप वहां पर परमिशन लेने जाते हैं तो वो अपनी सुविधा के अनुसार वो आपकी इस अनुमति को कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल टैक्स। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नीड्स टू टेक कमर्शियल टैक्सेस लाइसेंस फॉर ऑर्गेनाइज एंड इवेंट्स। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को किसी इवेंट्स के आयोजन के लिए कमर्शियल टैक्स लाइसेंस देना होता है। The entertainment tax has to be calculated based on the estimated number of tickets to be sold। और वो जो मनोरंजन कर लिया जाता है उसकी गणना जितनी टिकट बेची गई हैं उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन किया जाता है। The percentage of ET varies from place to place and state to state। लेकिन ये जो इनकम टैक्स की गणना होती है, इंटरटेनमेंट टैक्स की गणना होती है, वो जगह और राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो टैक्स लगता है वो मध्य प्रदेश में भी लगे, या जो चित्रकूट में टैक्स लगे वो लखनऊ में भी हो। तो जगह और स्टेट के आधार पर अलग अलग इंटरटेनमेंट टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। द पेमेंट ऑफ ET हैज टू बी डन वेल इन एडवांस एंड द टिकट नीड टू बी स्टैम्प्ड बाय द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। और ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम होने के बाद आपको इनकम टैक्स देना, इंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। इंटरटेनमेंट टैक्स आपको पहले भुगतान करना पड़ता है, और जितना टिकट आप एक्सपेक्टेड बताते हैं कि 1 लाख लोग आ सकते हैं, 50,000 लोग आ सकते हैं, 20,000 लोग, तो उतने में फिर वो जो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो अपनी एक मोहर लगा देता है। वो आप उन्हीं टिकट को ही बेच सकते हैं और उन्हीं टिकट्स के अलावा आप दूसरे टिकट नहीं बेच सकते। तो आज के लिए इतना ही काफी था, ठीक है। अमित तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।